बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम जिस मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं उसमें सबसे अहम मौजू आजकल जो पाकिस्तान में मुआशी बदहाली है उसकी एक सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें तो बढ़ती हुई आबादी है। पाकिस्तान एशिया में आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ चुका है आबादी के लिहाज से। यानी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर है। मतलब इतनी ज़्यादा आबादी का बढ़ना, ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बहुत कम उम्री की शादियाँ जिसमें बच्चों की पैदाइश में वक्फ़ा ना होना, ये एक हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। अगर हम बात करें इस वक्त माहौलियाती तग़य्युरात की, तो माहौलियाती तग़य्युरात जो यहाँ पर रौनुमा हो रहे हैं और उसके जो मुज़िर असरात हैं, उसके मनफी असरात इसलिए आबादी पर मुरतब हुए कि क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा आबादी का बढ़ाव हो चुका है कि हम वो जो मामला थे, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन के हवाले से बात करें, जो हामला ख़वातीन थी, जो यहाँ पर सैलाब आया और वहाँ पर सैलाब में बहुत सारी ख़वातीन उससे मुतासिर हुई और बच्चों की पैदाइश में ख़ास तौर पे इमवाद में इजाफ़ा हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ज़ाहिर पते माहौलियात की तब्दीली पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल का शिकार हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह आबादी में बढ़ाव था। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमने दावत दी है, हम इनको ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम माहौलियात की बात करें या हम आबादी के बढ़ाव की बात करें तो डॉक्टर तालिब लाशारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर तालिब लाशारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ करवा दूँ, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध से टेक्निकल एडवाइज़र हैं, जबकि साबिक़ एडवाइज़र हेल्थ प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और एक बड़ा अहम मौजू, और जब हम आपके ख़ास तौर पे किसी भी सेमिनार में हम आपकी स्पीच देखते हैं और ख़ास तौर पे आपकी जो हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर अगर हम हाईलाइट करें आबादी के हवाले से, और आपके जो स्पीच होती हैं ख़ास तौर पे आप उनको हाईलाइट करते हैं कि किस तरह मुआशी बदहाली का मुल्क शिकार होता है अगर आबादी इतनी तेज़ी से इजाफ़ा हो। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कम उम्री की शादी, जो एक हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है कि 19 साल की उम्र में भी शादी हो जाती है, 18 साल की, बल्कि अंडर 80 ईयर्स में भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा शादियाँ हो जाती हैं। सर, हमें बताइएगा कि किस तरह पाकिस्तान आबादी, एक तो 5वें नंबर पर, पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान, और एशिया की अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर है, तो किन मसाइल का शिकार है? और ख़ासतौर पे इस वक्त की अगर हम बात करें तो दो मसाइल दरपेश हैं हमारे मुल्क को। एक बढ़ती हुई आबादी के हवाले से, एक तो मुआशी बदहाली बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये जो मौसमियाती तग़य्युरात आया और उसमें ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और पानी जगह जगह खड़ा रहा, फसलें तबाह हो गई। तो हमें बताइएगा कि किस तरह हम इस पर काबू पा सकते हैं? ये बिल्कुल शाइन, बहुत ही ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और आबादी का तनासुब 2.4% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है। और आप ये समझें कि हर साल एक नॉर्वे की लेवल का कंट्री पाकिस्तान की आबादी में ऐड हो रहा है, और इसके अलावा बाहर से भी माइग्रेशन हो रही है, वो भी लोग यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। और ये बात आपके सामने है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दबाव है आबादी का वो कराची पे है। सही। क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के मौक़े ज़्यादा हैं और लिविंग भी थोड़ा सा रिलेटिवली सस्ती है गरीब लोगों के लिए। इसीलिए बहुत से लोग जो है तमाम सूबों से भी सिंध की तरफ आ रहे हैं, और उससे भी माइग्रेशन से भी मसाइल, मज़ीद आबादी में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की जो आबादी है वो 2017 में सेंसस में तो 208 मिलियन थी, और उसी वक्त हम जो है वो दुनिया का 5वां मुल्क बन चुके थे। लेकिन ये आबादी अभी तो समझें कि 220 मिलियन तक जाके पहुंची है, क्योंकि 2017 के बाद फिर
कंटिन्यूसली पॉपुलेशन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस बढ़ती हुई आबादी के वजह से बहुत से मसाइल जन्म ले चुके हैं और ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की मुस्तहकम इसलिए नहीं हो पा रही कि उसकी एक बड़ी वजह आबादी में मुसलसल इजाफा है। उसके चूँकि अब आबादी में जो इजाफा है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़राए मईशत चाहिए। मसलन फूड की बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसकी का मतलब है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन आपकी बढ़े। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय ओवर द पीरियड कम हो रही है, कम हुई है। उसके अलावा पानी के जो ज़खायर हैं उन पानी के ज़खायर के हिसाब से जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं पानी उतना कम दस्तयाब है। सही। पर पर्सन जो पानी की मकदार आज से पहले 50 साल पहले थी, आज वो नहीं है। तो पानी पर पर्सन वो आपको मुयसर नहीं है और अगले 10-25 सालों में ये और भी गंभीर सूरत हाल पैदा होगी अगर ये कंटिन्यूटी इसी तरह से रही। पॉपुलेशन डेंसिटी जो 1 किलोमीटर के अंदर कही जाती है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जॉब्स की कंडीशन ये है कि पाकिस्तान का 60% जो आबादी है वो 30 साल से कम उम्र की है। अब इस 60% आबादी को रोज़गार के वो ज़राए मुयसर नहीं है क्योंकि मईशत उस तरह से मुस्तहकम नहीं हो पा रही और आबादी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी 60% आबादी नौजवानों पे मबनी होने के बावजूद उनको उनका प्रोडक्टिविटी में इतना कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि रोज़गार के मौके ना होने की वजह से ये एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ रहा है। सही। क्राइम बहुत बढ़ रहा है। ऑटोमेटिकली चूँकि बेरोज़गार हैं लोग तो पॉवर्टी की लेवल बहुत ज़्यादा है और उसके नतीजे में क्राइम और एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा, क्योंकि जब लोग ज़्यादा पुअर हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं से इनकम जनरेशन करने के लिए फिर उनको इलीगल ज़राए की तरफ जाते हैं। सही। दूसरा जो अहम तरीन पहलू है जो मईशत के अलावा है वो है औरत की सेहत और बच्चे की सेहत। मुसलसल बच्चों की पैदाइश की वजह से औरतों के अंदर न्यूट्रिशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार, ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाते हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं। और वो औरत जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है पहले ही, वो बार बार प्रेग्नेंट होने की वजह से मज़ीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाती है, उसमें खून की कमी भी आ जाती है और इसीलिए ज़चगी के दौरान माओं की अमवात की शरह पाकिस्तान की जो है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है और अभी भी 186 औरतें मर जाती हैं दौरान हमल। 1 लाख जो पैदाइश होती हैं उसमें से ये अगर हर सूबे में हम जाएं तो उनमें कहीं ज़्यादा है। सिंध में 224 है, बलूचिस्तान की 400 के करीब है, पंजाब और केपी में चलो थोड़ी सी कम है, लेकिन यह है कि वहाँ भी मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो बच्चों की अमवात हैं, चूँकि औरत पहले ही एनीमिक है, औरत पहले ही मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, खून की कमी का और ग़िज़ाई कमी का शिकार है, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी लो बर्थ वेट पैदा हो रहा है। सही। और वो बच्चा जो है वो प्री टर्म यानी वक्त से पहले भी पैदा हो जाता है क्योंकि माँ उसको मज़ीद बर्दाश्त उसका जिस्म नहीं कर पा रहा होता और वो बच्चा वो पैदा हो जाता है। अब इन बच्चों की जो अमवात हैं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, पहले हफ्ते में, उसके बाद पहले महीने में और फिर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी जो पहले साल में बच्चों की अमवात हैं, वो भी शरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो अमवात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये
बच्चों में ग़िज़ाई कमी अलग से एक है, क्योंकि माँ पहले ही कमज़ोर है तो बच्चा भी कमज़ोर पैदा होगा। तो इसमें हमें माँओं की जो सेहत है वो भी हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड है। और साथ में आप ये भी देखें कि उस घर में फिर पावर्टी भी है, उस घर के अंदर बच्चों को तालीम की वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है, वालिदैन नहीं दे पाते, उन बच्चों को प्रॉपर ग़िज़ा ग़िज़ा या भी नहीं मिलती। खुराक नहीं दे पाते। तो माँ और बच्चे की सेहत भी जो है वो कंप्रोमाइज़्ड होती है अगर हर साल प्रेगनेंसी हो और वक्फ़ा उसमें ना हो। तो जैसे आपने बताया कि वो जो मसला है छोटी उम्र की शादियां, ये तो एक अलग मसला है, ये भी इस मसले को मज़ीद बढ़ा रहा है, मज़ीद गंभीर सिचुएशन पैदा कर रहा है, क्योंकि शादियां यहाँ पे 12-13 साल, 14 साल, 15 साल, 16, 18 साल से कम उम्र की शादियां हो रही हैं। हो रही है। कानून सिंध में मौजूद है कि 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती बच्चे और बच्ची की, लेकिन ये शरह अब भी काफ़ी ज़्यादा है और ये शादियां हो रही हैं। और इनको टीनेज प्रेगनेंसीज़ भी हम कहते हैं कि छोटी उम्र की अंदर प्रेगनेंसी, ये भी ज़्यादा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 18 साल से कम उम्र के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें नई माँ जो है वो सेहत उसकी बहुत ज़्यादा ख़तरे का शिकार हो सकती है। उसमें पेचीदगी दौरान हमल और ज़चगी के दौरान हो सकती है। तो 18 साल से कम उम्र की शादी और फिर उसके अंदर प्रेगनेंसी, ये दोनों बहुत बड़ी ख़तरे की निशानियाँ होती हैं। इसी तरह से 35 साल के बाद भी जो है वो प्रेगनेंसी ख़तरे की निशानी है, लेकिन 18 साल से कम उम्र की शादी और प्रेगनेंसी दोनों बहुत ही ख़तरनाक हैं। लिहाजा ये पॉपुलेशन का जो मसला है वो एक सीरियस मसला है। इस हवाले से ये मौशी मसला भी है, ये इंसानी मसला भी है, ये माँ और बच्चे की सेहत का मसला भी है, ये घर की अंदर पावर्टी का मसला भी है, ये ज़राए जो पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किए जाते हैं, बिजली है, गैस है, पानी है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सीरियस मसला है पॉपुलेशन का। सही। सर मुझे ये बताएं कि कम उम्री की शादी, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें KPK की, बलूचिस्तान की बात करें, या हम सिंध की बात करें या पंजाब की बात करें, बड़ा गंभीर एक मसला ये है कि जो प्रेगनेंसी है, मतलब अगर हर साल ख़ातून की हो रही है। पहले ही पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि ख़वातीन में जो है खून की कमी बहुत शदीद, मतलब एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है ख़वातीन में या लड़कियों में खून की कमी का। फिर अगर हम बात करें कि अगर 5 से 6 बच्चे उनके पैदा हो गए और उसके बाद जो प्रेगनेंसी हो रही है, प्रीमेच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो कितनी तादाद है, ख़ासतौर पे अगर हम सिंध की फ़ोकस करें तो कितनी तादाद है जो बच्चे हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं, ख़ासतौर पे प्रीमेच्योर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं? ये जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी पहले तो थोड़ी ज़्यादा थी, अभी 39 है। 1000 जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनमें से तकरीबन समझे कि 39 या 40 बच्चे मर जाते हैं। ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी की सूरत हाल है। और इसी तरह से जो 60 बच्चे 1000 में से ऐसे हैं जो कि पहले साल अपनी पहली सालगिरह नहीं मना सकते और वो मर जाते हैं। और इसी तरह से जो है 70 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो 1000 में पैदा होते हैं और 5वीं सालगिरह से पहले ही वो बेचारे मर जाते हैं। तो ये बच्चों की अमवात की शरह है। लेकिन ये जो प्री टर्म बर्थ है या उसमें तो बच्चों की अमवात के ज़्यादा चांसेस हैं, बढ़ जाते हैं चांसेस। तो ये तो एस्टिमेटेड ये नंबर्स वो हैं जो सर्वे के ज़रिए बताए गए हैं, लेकिन इन एक्चुअल मुझे लगता है कि ये नंबर ज़्यादा हाई होंगे, ज़्यादा हाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर्टी बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ मुआशी मसले बढ़ते जा रहे हैं, हमारे यहाँ न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ आते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। वक्फा
दो प्रेगनेंसी के दरमियान जो 2.5 साल से 3 साल होना चाहिए वो नहीं होता, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी हर साल बच्चे की पैदाइश जो है वो होने की वजह से एक एक माँ जो है ऑन एवरेज तो पाकिस्तान में 15 साल से 49 साल की जो पैदाइश के जिसको कहें कि रिप्रोडक्टिव एज है उसमें तो 3.6 या 4 बच्चे ऑन एवरेज एक माँ पैदा करती है अपने उसमें रिप्रोडक्टिव एज में। लेकिन ये तो एवरेज है, लेकिन अगर आप डिफरेंट एरियाज़ पे जाएं, रूरल अर्बन में जाएं, डिफरेंट सूबों में जाएं, तो ये नंबर डिफरेंट आपको मिलेगा। 5 भी बच्चे हैं, 8 भी बच्चे हैं, 10 भी बच्चे हैं, उससे ज़्यादा नंबर भी है बच्चों का। तो बच्चों की पैदाइश और उनके बाद उनकी नशोनुमा, ये तो एक ख़ानदान का फ़र्ज़ है, सोसाइटी का फ़र्ज़ है कि उनकी नशोनुमा हो। लेकिन बच्चों के दरमियान अगर वक्फ़ा होगा तो एक बच्चा प्रॉपर सेहतमंद हो जाएगा, तब जो है दूसरा बच्चा हो तो बच्चा पहला जो है वो उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, उसकी मौत का जो है वो खुदा न खास्ता वो कम हो जाएगा ख़तरा, उसकी ग़िज़ायत प्रॉपर होगी, उसको प्रॉपर कपड़े मिल सकेंगे, उनको खाना पीना मिल सकेगा और बच्चे की सेहत बेहतर होगी, उसकी ज़हनी नशोनुमा भी होगी जिसकी वजह से वो स्कूल में बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। और इसी तरह से फिर दूसरा बच्चा अगर वक्फे से आता है 3-4 साल के बाद, तो वो बच्चा भी उस पर पूरी तवज्जो माँ बाप दे सकेंगे उसकी ग़िज़ा और ख़ुराक के हिसाब से। इसीलिए हम कहते हैं कि वक्फ़ा करना बहुत ज़रूरी है 2 बच्चों के दरमियान, ताकि एक फ़ैमिली को आइडियली तो 2 बच्चे होने चाहिए, जिसकी वजह से वो 2 बच्चों को आला तालीम भी दे सकते हैं, 2 बच्चों को बेहतर ग़िज़ा भी दे सकते हैं, कपड़ा और रिहाइश भी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि वक्फ़ा जो है बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 साल जो है वक्फ़ा होना चाहिए। सही। नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा वापस आते हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही थी, अगर माँ की ऑलरेडी माँ ग़िज़ाइयत का शिकार है, जैसे कम उम्री की अगर हम बात करें, अगर 15 साल की उम्र में उसकी शादी हुई है और बच्चे की पैदाइश का मसला हुआ, ख़ास तौर पे अगर उन घरानों की अगर हम बात करें जहाँ बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती हैं और बच्चों की तादाद भी ज़्यादा होती है, तो उन माओं के हवाले से हमें बताएं कि किस तरह की बीमारियों का वो उनको लाहक होती हैं, किस तरह की बीमारियां का वो शिकार होती हैं। जब वो 14 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, 15 साल की उम्र में एक बच्चा, फिर 16 साल की उम्र में एक बच्चा, वक्फा भी नहीं है, और ऑलरेडी वो जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त वो खून की शदीद किल्लत का या ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थी। तो उस मामले में हम मुझे बताएं कि किस तरह की बीमारियाँ उनको लाहक होती हैं और किस तरह फिर वो बच्चे जो पैदा होते हैं वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। ये देखें, जो छोटी उम्र की शादी है उसमें चलें पहले थोड़ी सी खुराक बेहतर होगी, तो शादी के बाद जब बच्चा हुआ छोटी उम्र में, तो उसमें चूँकि बच्ची जिसकी छोटी उम्र में शादी हुई उसके जिस्म की नशोनुमा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। सही। जब कंप्लीट नहीं होती तो उसमें डेफिनेटली जो पैदाइश के आर्गन हैं जिस्म के अंदर, वो भी पूरी तरह से नशोनुमा नहीं कर पाते कि उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो सबसे बड़ा मसला तो वहाँ पे आता है कि जिस्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव अज़ा हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते किसी भी प्रेगनेंसी को उसकी नशोनुमा करने के लिए। और उसमें होता फिर ये है कि जिस्म पे
बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और आ, उसमें जो एनीमिया है और जो खून की कमी है, वो दो चीज़ें तो बहुत बढ़ जाती हैं, जिसको हम एनीमिया कहते हैं और मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। सही। उसमें दूसरा जो ख़तरा होता है वो ये हो जाता है कि प्री टर्म लेबर हो जाती है। प्री टर्म का मतलब है कि 9वें महीने या उसके बाद होनी चाहिए डिलीवरी, लेकिन वो 7वें महीने हो जाती है, तो प्री टर्म इसको कहते हैं। प्री टर्म से नुकसान फिर ये हो जाता है कि बच्चा लो बर्थ पैदा होता है, सही। लो वेट उसकी होती है, तो जो वज़न उसका होना चाहिए वो नहीं होता और वो बहुत ही कमज़ोर पैदा होता है। तो उसमें एनवायरनमेंट को फिर बच्चा उस एनवायरनमेंट में या तो एस्फिक्सिया का शिकार हो जाता है, जॉन्डिस का शिकार हो जाता है, इन्फेक्शंस का शिकार हो सकता है, सही। क्योंकि प्रॉपर अगर इम्यूनिटी नहीं है उसकी। इम्यूनिटी नहीं है, और दूसरा ये कि उस बच्चे की प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन के भी अगर ना हो इंतज़ामात, स्किल्ड बर्थ डिलीवरी ना हो, हॉस्पिटल में या क्लिनिक में डिलीवरी ना हो, इंस्टीट्यूशन में ना हो, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बच्चों में फिर ये जो सांस की नाली में या डायरिया, इस तरह की बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एस्फिक्सिया जिसमें सांस का रुकना, ये ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लो वेट होता है बच्चा। सही। और माँ को भी जो है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा खून की कमी, तो उसमें अगर खून की ज़ाया हो जाए ज़्यादा, तो उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये वो कुछ बीमारियां हैं, ये कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जो पैदा हो जाती हैं छोटी उम्र की शादी में। सही। सर, अगर हम बात करें सिन की, अगर हम बात करें ख़ास तौर पे जो बच्चों की वहाँ पैदाइश होती है, प्रीमेच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं या ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चे पैदा होते हैं, दिल में सुराख होने की तादाद, जो दिल में सुराख होता है पैदाइशी तौर पे बच्चों के, वो तादाद भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है। क्या वो तादाद जो इतनी ज़्यादा सिंध में हम देखते हैं, क्या उसकी सबसे बड़ी वजह कम उम्री की शादी है या बहुत ज़्यादा बच्चों की पैदाइश है, मतलब वक्फ़ा ना होना है? आपकी नज़र में आप क्या कहते हैं इसको? उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसमें एक तो जेनेटिक असरात भी होते हैं कि अगर उनके ख़ानदान में कोई माँ बाप की तरफ से या उनके माँ बाप की तरफ से कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो एक तो वो एक चीज़ आ जाती है कि ये दिल में सुराख का हो जाता है। उसके अलावा भी डेफिनेटली जब प्री टर्म बेबी है, तो उसका हार्ट, बाकी ऑर्गन के अलावा उसका हार्ट भी प्रॉपर तैयार नहीं होता, नशोनुमा नहीं कर पाता, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, आ सकती हैं। तो ये कहना कि दिल में सुराख का सिर्फ एक वजह है, तो वो नहीं है, 2-3 वजूहत हैं, उसकी डिफरेंट वजूहत हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। लेकिन ये भी है कि प्री टर्म और लो वेट बेबी, लो बर्थ वेट से भी ऑर्गन प्रॉपर नहीं है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आती हैं। सही। सर, मुझे ये बताएं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सिंध की, अगर हम बात करें, वहाँ ख़वातीन में शरह इम्वात बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बच्चों की, जो पहले साल की 1 साल के बच्चे होते हैं, उनमें इम्वात की शरह, अगर हम बाकी सूबों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा शरह सिंध में मौजूद है। इस वक्त 1 साल का बच्चा होता नहीं है और उसकी मौत का शिकार हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? किस तरह देखते हैं आप उसको? सिंध में जो 1 साल से कम उम्र की बच्चों में अमवात हैं, वो पहले ज़्यादा थी, वो कम हुई हैं। यानी ये 88 भी था, 80 भी हुआ, 1000 बर्थ में से अभी ये 60 है, यानी कम हुआ है। उसकी वजह ये है कि सर्विसेज बेहतर हुई हैं, माँओं का जो एक्सेस है एंटीनेटल केयर की तरफ, और माएँ जो हैं उनकी
जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशंस में होने लगी है, क्लिनिक्स में और अस्पतालों में होने लगी है। और उसकी ये भी वजह है कि पोस्टनेटल केयर होने लगी है। उसकी ये भी वजह है कि इम्यूनाइजेशन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है। तो इस वजह से बच्चों में ये जो अमवात की शरह है वो 60 पे आई है। सर अगर आप 60 की जो बात करें, 1000 में से 60 बच्चे मर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो सर्वे है, सर्वे मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम तादाद देखें तो उससे ऑलमोस्ट डबल है। अगर हम पैदाइश देखें, हम कराची की ही अगर बात कर लें तो हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें बच्चों की हलाकत ना हुई हो। और ख़ास तौर पर अगर हम बच्चों के अस्पताल का अगर हम एक दिन का ही सर्वे कर लें तो उसमें काफ़ी अमवात बच्चों की हो जाती है। उसमें ख़ास तौर पे 1 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं जो ख़ास तौर पे डायरिया, नमूनिया में उनकी हलाकत होती है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होते हैं, जो उनकी इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन की तादाद बढ़ी हुई होती है। सर्वे की अगर हम बात करें तो सर्वे तो 60% कहता है, लेकिन अगर एक्चुअल अगर हम रेट देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। असल में पाकिस्तान में ये जो हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लेते हैं, जिसको IMR कहते हैं, वो पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे से लेते हैं, PDHS। सही। PDHS दुनिया का सबसे बड़ा तस्लीम शुदा सर्वे है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में होता है। में होता है। तो DHS कहते हैं उसको, यहाँ PDHS कहते हैं, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे। तो उसमें जो देते हैं अमवात की शरह, इन्फेंट मोर्टालिटी, उसकी साइंटिफिक एस्टिमेशन होती है, सैंपल लिया जाता है, उसके बेस पे ये निकाला जाता है। लेकिन ये ज़ाहिर सेंसस नहीं होता, तो ये चूँकि सैंपल बेस्ड है सर्वे, तो इसमें और एक्चुअल जो नंबर्स हैं अमवात के, उसमें फ़र्क आ सकता है। लेकिन ये जो सर्वे होते हैं ये साइंटिफिक अप्रोच और मेथडोलॉजी भी होते हैं, तो उनमें एरर के चांसेस कम होते हैं। PDHS स्पेशली, उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। सही। लेकिन डेफिनेटली जो मैंने पहले बताया कि बच्चों में एक तो प्री टर्म होने की वजह से लो बर्थ वेट हो जाते हैं बच्चे, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं बच्चे जो छोटी उम्र के हैं। दूसरा जो मसला है वो ये है कि क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उनको हुई? सही। क्योंकि पैदाइश के आधे घंटे बाद उनको माँ का दूध मिलना चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि बच्चा जैसे पैदा होता है उसको गुट्टी या कोई ना कोई बाहर की चीज़ दी जाती है। ये स्ट्रिक्टली मेडिकल फील्ड में स्ट्रिक्टली मना है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसको कोई और चीज़ नहीं देनी है सिवाय माँ के दूध के। और वो जो कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं, जो बहुत गाढ़ा होता है पहले आधे घंटे और घंटे वाला दूध, वो तो बच्चे के लिए पहली एंटीबायोटिक तस्वर किया जाता है। तो होता ये है कि वो कहीं पे तो उसको ज़ाया कर दिया जाता है कोलेस्ट्रम को, कहीं पे तो वो देने की बजाय बाहर का गुटी वगैरह दी जाती है, जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके हम एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी हमें खुद भी देखना चाहिए। तो बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने माँ के दूध के अलावा कोई चीज़ नहीं देनी है। 6 महीने के बाद फिर माँ का दूध और एडेड कुछ ग़िज़ा देनी होती है, और इस तरह से 2 साल तक माँ अपना दूध पिलाए उसके ग़िज़ा के अलावा भी। तो हमारे यहाँ एक तो ये प्रैक्टिस बढ़ाने से बच्चों की अमवात में कमी आएगी। दूसरे ये कि बच्चों में डायरिया वगैरह जो बढ़ता है वो भी उसकी एक वजह ये है कि अनहाइजीनिक ग़िज़ा फ़ौरी तौर पे शुरू कर दी जाती है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, तो डायरिया की केसेस बहुत ज़्यादा बच्चों में। नमूनिया है बच्चों में, सांस की बीमारी और नमूनिया, ये भी बहुत ज़्यादा उसमें देखा गया है कि पहले साल में। और एस्फिक्सिया जिसमें कि सांस का रुकना और बाकी चीज़ें,
और कभी कभी तो जॉन्डिस वगैरह भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी बच्चों में ये देखा गया है कि अमवात जो है वो इन कुछ वजूहात की वजह से अमवात बढ़ती हैं। सही। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, मुझे ये बताइएगा कि सिंध में सबसे पहले कानून बनाया गया कम उम्री की शादी को रोकने के लिए, कब ये कानून लागू हुआ और इस पर किस हद तक अमल दरामद करवाया गया, आपने किस हद तक अमल दरामद हुआ? और अगर हम बात करें पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की, तो आबादी की रोकथाम के लिए पॉपुलेशन डिपार्टमेंट क्या अहम किरदार अदा कर रहा है? अच्छा, इसमें जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो 2013 में हुआ एक्ट के तौर पे, और उसमें उसमें मना है कि 18 साल तक की उम्र में ही शादी हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो बच्चा हो या बच्ची हो, उनकी एज लिमिट जो है वो 18 है। ये थोड़ा सा हम पूरे पाकिस्तान का जो चैलेंज है, वो मसला है, वो यही है कि लॉ हों या पॉलिसीज़ हों, वो बन तो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक होती है। सही। यही मसला इस लॉ के साथ भी दरपेश है कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी वीक है। लेकिन फिर भी सिंध में इस वक्त रिपोर्ट होता रहता है कि जहाँ पे भी अंडर एज मैरिज रिपोर्ट हुई है कहीं पे, तो उसको पुलिस एक्शन लेती है और उस मैरिज को रुकवाते हैं, और बाद में उस पर केसेस वगैरह भी चलते हैं। तो इसलिए ये सर्विलेंस तो बहुत है, इस वक्त बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और मीडिया के किरदार की वजह से अवेयरनेस बढ़ गई है। तो अब कम्युनिटी के अंदर भी ये पता चल जाता है कि अगर छोटी बच्ची है तो उसका फ़ौरन इंफॉर्मेशन आ जाती है कि छोटी उम्र की शादी हो रही है। तो एक तो डे बाय डे ये इम्प्रूव हो रहा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। इस पे कुछ स्टडीज़ भी हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाए और ये देखा जाए कि कहाँ पे कमज़ोरी है और कहाँ पे वीकनेस है, तो वो देखा जाए। पिछले 7 साल हमने कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑन फैमिली प्लानिंग 2020 जब इम्प्लीमेंट किया, तो हमने एक प्रॉक्सी इंडिकेटर के तौर पे लिया इसको कि हमने ये तो नहीं कहा कि 18 साल की उम्र में शादी हुई या कम में हुई। हमने देखा कि फैमिली प्लानिंग की 18 साल से कम उम्र की फैमिली प्लानिंग के लिए कितनी बच्चियां आईं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग के मेथड लिए। तो वो परसेंटेज हमारे पास है कि राउंड अबाउट 5 to 10% ऐसे क्लाइंट आए जो कि कम उम्र थी उनकी 18 साल से। तो उससे पता चलता है कि कितनी परसेंटेज है सोसाइटी में। लेकिन एक कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है कि कोई स्टडी प्रॉपर हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स को भी देखा जाए ताकि इम्प्लीमेंटेशन उसकी बेहतर बनाई जाए। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन हम कर क्या रहे हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और CIP के हिसाब से, तो पाकिस्तान ने 2012 में कमिटमेंट की थी लंदन समिट में, उसको फैमिली प्लानिंग 2020 कहा गया, और वो 2012 से 2020 तक वो कमिटमेंट थी। और पाकिस्तान ने ये प्रॉमिस किया वहाँ पे लंदन में 2012 में कि हम पैदाइश में वक्फे, जिसको कि कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट कहा जाता है, CPR को हम 55% तक बढ़ाएंगे 2020 तक। सही। और तो हम कामयाब हो सके 55%? उसमें कामयाबी नहीं हुई, उसमें
उसमें 2012 में पाकिस्तान का जो कंट्रासेप्टिव रेट था वो 35% था, लेकिन 2017-18 में PDHS ने बताया कि ये कम होकर 34% हो गया 34% पाकिस्तान का। सही। लेकिन सिंध में हमने कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया 2015 में, जो 2020 तक इम्प्लीमेंट होता रहा, अभी भी हो रहा है। उसमें जो कंट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट था वो जहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस था वहाँ 4% बढ़ गया, यानी 17% था 2012-13 में, 21% हो गया 2017 में। तो 4% रूरल एरियाज़ में बढ़ा। अनफॉर्चुनेटली कई वजूहत की वजह से सिंध के शहरी इलाकों में 3% कम हो गया, यानी वो 42 में से 39 पे आ गया कंट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट। तो सिंध का ओवरऑल जो कंट्रासेप्टिव रेट था वो नेट इफेक्ट उसका 1 आया, यानी 1% बढ़ा। सही। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फोकस था कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान का वो रूरल एरियाज़ थे। उसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, PPHI, NGOs, INGOs, डेवलपमेंट पार्टनर्स, UN एजेंसीज़, इन तमाम ने मिलके जो है एफ़र्ट्स की थी, जिसकी वजह से 4% वो बढ़ा। अभी हमने फिर 2020 के बाद कमिटमेंट जो की है पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने, वो है FP 2030, फैमिली प्लानिंग 2030। सही। तो 2030 तक जो है पाकिस्तान ने अपने अहदाफ 60% रखा है और सिंध में ये हदफ 47% 2025 तक है और 57% 2030 तक है कि हम CPR को इतना बढ़ाएंगे। 57% हम बढ़ा लेंगे, CPR बढ़ाएंगे, ये सही। 57% बाय 2030 ये हमने किया है। तो आज भी हमारी मीटिंग थी जो मिनिस्टर साहिबा ने चेयर की, क्योंकि हमारे पास सिंध FP 2030 वर्किंग ग्रुप बना हुआ है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट हेल्थ, पॉपुलेशन, PPHI और तमाम NGOs और INGOs मेंबर हैं। तो आज हमने उस मीटिंग में CIP, ये जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, उसने जो एस्टिमेट्स पेश किए हैं उसके हिसाब से हमें 2030 तक कोई 2.3 मिलियन औरतें जो हैं जिनको फैमिली प्लानिंग दी जाएगी और वो यूज़र बनेंगी 2.3 मिलियन बाय 2030। तभी जाके हम जो कह रहे हैं कि 57% ऑफ CPR अचीव कर सकेंगे। सर अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा रेट बढ़ा है पॉपुलेशन के कंट्रोल का। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर मस्जिदों को इन्होंने अपने उसमें लिया है। वहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं मर्द हज़रात, उनको थोड़ी सी इसके बारे में ब्रीफिंग दी जाती है। मतलब वो वहाँ ये चीज़ पंजाब में काफ़ी चीज़ बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे अगर हम महल्ले की बात कर लें, महल्ले की जो मस्जिद हैं जहाँ लोग आते हैं उनको थोड़ा सा उन्होंने हाईलाइट किया है, ख़ास तौर पे मजहबी रुझान के तौर पर उनको इसको बढ़ाया है। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ ये रुझान कम है अभी भी। मतलब ये है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है उसके वाले से। ख़ास तौर पे स्टेप तो घर में जो फैमिली में लेना होता है वो मर्द हज़रात ने लेना, तो ख़वातीन ने नहीं लेना होता। तो पंजाब में ख़ास तौर पे जो हाईलाइट किया जा रहा है या आगाही दी जा रही है वो मर्द हज़रात को दी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ सिंध में ये रुझान नहीं है अभी भी। देखिए, ये आपने अच्छा नुक्ता उठाया है। ये तासुर ठीक नहीं है कि सिंध में जो है वो आगाही कम है और पंजाब में ज़्यादा है। पंजाब में बढ़ना चाहिए CPR। पंजाब में फैमिली प्लानिंग नहीं बढ़ेगी तो पाकिस्तान की CPR नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पंजाब जो है 52% पॉपुलेशन है। लेकिन जो PDHS आया था 2017-18 उसमें पंजाब का कम हुआ है CPR, बढ़ा नहीं है। सही। अभी नया PDHS आ रहा है तो उसमें फिर देखेंगे कितना हुआ है। अब आते हैं स्ट्रेटजीज़ पे। तो पंजाब में जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा रही हैं वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में सही हैं, यानी वो समझते हैं कि हमें रिलीजियस एलिमेंट के थ्रू लोगों तक जाना चाहिए। सिंध में ये है कि रिलीजियस एलिमेंट इतना बैरियर नहीं है,
ना ही ये कहा जाए कि रिलीजियस एलिमेंट उसको रोक रहे हैं या ऐसी ऐसी बात भी नहीं है। तो सिंध में हम जहाँ जहाँ ज़रूरी समझते हैं वहाँ हम रिलीजियस ख़तीब हैं या उलमा उनको हम अपने साथ मिलाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ हमने देखा है कि कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस हमने काफ़ी क्रिएट की है और उस अवेयरनेस के नतीजे में CPR सिंध का बढ़ा है, जिसको कि हमें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना हमें ज़रूरत है उतना नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ा है। सर अगर मैं तो बात करूं ओबीडीज़ की, सरकारी अस्पतालों की, अगर हम कराची की ही बात करें तो एक एक अस्पताल में 5-5 हज़ार की ओबीडी होती है। मतलब 5-5 हज़ार पेशेंट आते हैं और उनके साथ अटेंडेंट भी 2-2 आते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी 2-2 आ रहे होते हैं। तो हम उन वहाँ हाईलाइट क्यों नहीं करते? अगर हम ओबीडीज़ को ही टारगेट करें, वहीं पॉपुलेशन डिपार्टमेंट अपना एक यूनिट बना ले और वहाँ अवेयरनेस लोगों को क्रिएट करे, तो मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ख़ास तौर पे अगर हम मदर फीडिंग की बात करें कि 2.5 साल फीड करवाना ज़रूरी है, उस दौरान बच्चे की पैदाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की इन बात को रोकने के लिए बच्चों को फीडिंग ज़रूरी है। अगर हम उसी को ही टारगेट करें, लेकिन ये चीज़ हम टारगेट नहीं कर पा रहे, मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं दे पा रहे। इसमें यह है कि मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमने ये भी शुरू किया है कि मेल इंगेजमेंट को बढ़ाया जाए। सही। तो मेल इंगेजमेंट स्ट्रेटजी बनी है और उसको हम बहुत जल्द लॉन्च भी करने वाले हैं। मेल मोबिलाइज़र भी हैं 1260 जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के हैं। उसके अलावा फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट मेल भी हैं और बाकी भी जो डिपार्टमेंट हैं उनके भी मेल वर्कर हैं। तो वो मेल को इंगेज तो कर रहे हैं। और अभी हमने देखा है कि विलोज़ इंटरनेशनल ने यहाँ पे कराची में और हैदराबाद और कुछ और ज़िलों में मेल इंगेजमेंट को बढ़ाया है, जिसकी वजह से मर्दों में जो फैमिली प्लानिंग जिसको वेजिक्टामी कहा जाता है उसके वेजिक्टामी के केसेस बढ़े हैं। पहली दफ़ा इससे पहले इतने केसेस नहीं थे। दूसरे दो इनिशिएटिव जो हैदराबाद और कराची में हमने शुरू किए हैं वो ये है कि दी चैलेंज इनिशिएटिव बायर फार्मास्यूटिकल और BMGF के ताउन से कराची के तमाम 6 ज़िलों में हमने शुरू किया है और हैदराबाद 7वां ज़िला है। उसमें पिछले 3 महीने में हमने देखा है कि जो OPDs जिनकी आप बात कर रही हैं उन OPDs में साथ साथ फैमिली प्लानिंग को भी शुरू कर दिया गया है फैमिली हेल्थ डे के हिसाब से, और उसमें तकरीबन कोई 30% टोटल OPDs का अब फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ली हैं उन्होंने। ये परसेंटेज हम मज़ीद बढ़ाना चाहेंगे। सही। दूसरा जो इनिशिएटिव है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग देना है, PPFP, और पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग देना है। ये जो PPFP के केसेस थे पहले कोई हार्डली 1% या उससे कम थे जब लेबर होता था या गायनी वार्ड में। अब ये बढ़ के कोई 15% हो गई हैं PPFP, यानी डिलीवरी के बाद जो फैमिली प्लानिंग लेनी होती है फौरी तौर पे। ये मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि हमने इसका फोकस भी बढ़ाया है। उस दिन हमने जना अस्पताल में बहुत बड़ा कन्वेंशन भी किया और उस कन्वेंशन को तमाम टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो सिंध के हैं वो आए और वहाँ पे ये प्रेजेंटेशंस भी हुई। उन्होंने बताया कि वो किस तरह से फैमिली प्लानिंग दे रही हैं। तो सिंध में मल्टीपल लेवल पे फैमिली प्लानिंग के इनिशिएटिव्स को बहुत बड़े पैमाने पे 2015 से शुरू कर दिया गया है और ये अब मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि FP 2030 का रोड मैप हम लाए हैं और उसके अहदाफ हैं जिन पे आपके साथ सेपरेट बात भी हम करेंगे दूसरे इंटरव्यू में कि वो क्या अहदाफ हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे और किस तरह से हम इंगेज करेंगे। एडोलिसेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्थ एंड हाइजीन बेहतर हो, ताकि मुस्तकबिल की माएँ और बच्चे वो अच्छी सेहत के साथ आएँ। मेल इंगेजमेंट को हम मज़ीद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उलमा से एक ओवरऑल फतवा मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर उसका इतलाक़ होता है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से भी ये डिसीशंस मौजूद हैं, डिक्लेरेशन मौजूद हैं कि फैमिली प्लानिंग या वक्फ़ा करना ये बिल्कुल ज़रूरी है और हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि
सही। माँ की सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए वक्फा किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, और मज़ीद हम आपके साथ चाहेंगे कि एक दो प्रोग्राम और करें। नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि आबादी का बढ़ता हुआ जो एक तूफ़ान है हमारे मुल्क में, हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुके हैं आबादी के लिहाज से, और मुआशी तौर पर जो हम जिस तरह मुस्तहकम नहीं हो पा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह, जैसे भी हमने पहले भी बताया, कि आबादी की बढ़ने की वजह है। जब तक आबादी पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, हम मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकते। और जो आलूदगी के और जो ये मौसमियाती तग़य्युरात हैं, जो उसके असरात हैं, उससे भी निपटने के लिए हमें आबादी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।